दोस्तों वीडियो पूरा देखो, 1000 लाइक आए तो 1 घंटे की वीडियो आएगी। खैर चलो अब फिर से बिग मॉम के बच्चों और उस ग्रुप को देखते हैं। मानना पड़ेगा पेरोस्पेरो सच में असली मर्द है। उसे चट्टान से नीचे लात मार दी गई पर उसने उफ तक नहीं की। वो तो अच्छा हुआ कि उसने अपनी पावर का इस्तेमाल किया और जैसे तैसे रास्ते पर अपनी पकड़ बनाए रखी। उधर चॉपर और उसकी टीम की हालत और भी खराब है। बिग मॉम की चमड़ी इतनी मोटी है कि टैंक के गोले उस पर कोई असर ही नहीं करते। कुछ ही देर में बिग मॉम एक थप्पड़ मारकर टैंक को दूर उड़ा देती है। फिर वो धीरे धीरे टैंक के पास आती है और चॉपर उसोप पर अपनी ताकत इस्तेमाल करने लगती है। लेकिन तभी प्रोमीथियस जोर से बिग मॉम को पुकारता है और बताता है कि उसने उस औरत को ढूंढ लिया है जिसने ज़्यूस को किडनैप किया है। ये सुनते ही बिग मॉम मुड़ती है और उधर चली जाती है। सच में किस्मत ने साथ दे दिया। वो दोनों सोच ही रहे होते हैं कि आगे क्या करना है कि तभी टैंक अचानक ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अब उनके सामने 2 ऑप्शन होते हैं। पहला फ्रैंकी से जाकर मिलना, दूसरा नामी और बाकी साथियों को बचाना। दोनों आपस में सोचते हैं। वैसे भी सांजी वहाँ मौजूद है तो वो पलटकर फ्रैंकी की तरफ निकल जाते हैं। उधर बिग मॉम काफी खुश नजर आ रही होती है। चलते चलते वो आत्माएं बिखेरती जाती है। कुछ ही देर में कई अजीब से गुड़िया जैसे प्राणी बन जाते हैं। लेकिन बिग मॉम अभी वहाँ बस पहुंची ही थी कि नामी और बाकी सब वहां से भाग निकले। बिग मॉम को कोई हड़बड़ी नहीं है। आगे परफॉर्मेंस फ्लोर है और वहां जाना मतलब खुद ही जाल में फंसना है। और उधर परफॉर्मेंस फ्लोर पर एक बहुत बड़ा कांड हो गया है। मोनोसुके को सबके सामने बांध दिया जाता है। ओरोची एक खतरनाक खेल खेलने का मन बना चुका है। अब वापस लूफी की तरफ। वो अभी भी यामाटो के साथ भाग रहा है। लूफी पूछता है, तुम काइदो के बेटे हो, फिर मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? यामाटो जवाब देता है कि उसे लूफी से एक बहुत जरूरी बात करनी है। लेकिन लूफी कहता है कि उसके पास अभी समय नहीं है। इतना कहते ही वो अपने दोनों पैरों से जमीन पर जोर लगाता है और यामाटो को पीछे की तरफ उछाल देता है। यामाटो पलटकर एक घूमता हुआ मूव करता है और सुरक्षित जमीन पर उतर जाता है। उधर थोड़ी दूरी पर पेजवन और उसकी बहन भी होश में आ चुके होते हैं। हालांकि उल्टी की हालत काफी खराब होती है, इसलिए पेजवन अकेले ही आगे बढ़ता है। इधर लूफी का सब्र अब जवाब दे चुका होता है। उसके पास यामाटो से आराम से बात करने का टाइम नहीं है, इसलिए वो सीधे 3rd गियर ऑन करता है और जोरदार हमला कर देता है। लेकिन उम्मीद के उलट यामाटो की ताकत काफी ज्यादा निकलती है। लूफी के हमलों के सामने वो पूरी तरह शांत और कंट्रोल में रहता है। आखिरकार लूफी फायर फिस्ट अटैक इस्तेमाल करता है। तभी यामाटो धीरे से कहता है, तुम्हारा ये हमला मुझे उस आदमी की याद दिला देता है। हाँ, वही शख्स जो कुछ साल पहले वानो आया था। फायर फिस्ट लगने के बाद भी यामाटो को जरा भी चोट नहीं आती। ये देखकर लूफी तय करता है कि वो यामाटो को 10 सेकंड देगा अपनी बात समझाने के लिए। लेकिन 10 सेकंड में क्या ही हो पाएगा। थोड़ी बहस और खींचतान के बाद लूफी आखिरकार 1 मिनट देने के लिए राजी हो जाता है। उधर परफॉर्मेंस फ्लोर के अंदर ओरोची चिल्लाते हुए कहता है, अरे ये बच्चा 20 साल बाद भी अब तक बच्चा ही क्यों है? और यहीं से 20 साल पुरानी कहानी शुरू होती है। जिस दिन ओडेन की मौत हुई थी उसी दिन ओडेन कैसल पूरी तरह तबाह कर दिया गया था। लेकिन कुछ लोग वहां से बच निकलने में कामयाब हो गए। वो थे रेड स्कैबर्ड सैमुराई और ये छोटा सा बच्चा। तो वो लोग गए कहाँ? जवाब है भविष्य में। इसी वजह से आज भी वो बच्चा ही दिखाई देता है। और जो भविष्यवाणी की बात की जाती है वो उस जादूगरनी द्वारा गढ़ी गई कहानी थी जिसने उन्हें भविष्य में भेजा था। ये सुनते ही नीचे मौजूद लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। उनके हिसाब से कोजुकी परिवार अब आखिरी पीढ़ी बन चुका है। उधर जिनबे बिना देर किए इस नाटक में साथ देती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, रॉबिन अपना छोटा सा चश्मा पहनती है और कहती है, हाँ हाँ इसे जल्दी से मेरे पास ले आओ, मैं खुद इसकी आंखें निकालूंगी। ये सुनते ही मोमोनोसुके का गुस्सा फूट पड़ता है। वो ओरोची को ललकार देता है। लेकिन ओरोची जैसे तंगदिल इंसान के लिए ये बात काफी थी। उसके मन में सच में मार डालने का इरादा आ जाता है। अब वो यही सोच रहा होता है कि मोमोनोसुके को तेल में डालकर उबाले या सीधे गोली मार दे। इधर पीछे की तरफ से घूम कर आए लॉ और उसके साथी आखिरकार तेज समुद्री धाराओं को पार कर लेते हैं और ओनिगाशिमा के बिल्कुल पीछे पहुंच जाते हैं। लॉ तुरंत अपना रूम खोलता है। एक जबरदस्त तलवार की लहर दूर की चट्टान को चीर देती है। फिर उसकी ताकत एक्टिव होती है और जहाज पर मौजूद सारे लोग एक झटके में वहां ट्रांसफर हो जाते हैं। ये स्किल सच में कमाल की है। जैसे ही रेड स्कैबर्ड सैमुराई जमीन पर कदम रखते हैं उनके अंदर जोश उमड़ पड़ता है। सब एक साथ पूरी ताकत से हमला करने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन तभी आसमान से एक काला साया गिरता है। जमीन पर उतरते ही पता चलता है वो कोई और नहीं नेकोमामुशी है। सिर्फ वही नहीं,
मार्को भी पहुंच चुका होता है और साथ में एक ऐसा शख्स जिसे देखकर किकुनोजो की आंखें भर आती हैं, उसका भाई ईजो। ईजो की कहानी हम पहले ही जान चुके हैं, इसलिए ज्यादा कहने की जरूरत नहीं, लेकिन किकुनोजो उसे गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगता है। दो बड़े आदमियों को इस तरह गले लगाकर रोते देखना अजीब तरह से काफी भावुक और सुकून देने वाला दृश्य होता है। इसी बीच मार्को के पास अब पुरानी बातें करने का टाइम नहीं था। उसने कहा कि उसने समुद्र पर एक अजीब सा शैडो देखा है और बस अपने पंख फैलाकर वहां से उड़ गया। कोई सरप्राइज की बात नहीं है, लगता है वो तीसरी बार उन्हें किक करने गया है। दूसरी तरफ अंदर का सीन देखें तो काइडो ने गुस्से में अपने हाथ का कटोरा जमीन पर पटक कर तोड़ दिया। मेरा बेटा अभी तक नहीं आया? चलो छोड़ो, मैं पहले उस लड़के का काम तमाम कर देता हूँ। फिर काइडो खड़ा हुआ और अपने भारी और घमंडी कदमों के साथ चला और कुछ ही देर में वो परफॉर्मेंस फ्लोर पर पहुंच गया। अब फाइनली माहौल बन गया है और फोकस लूफी पर शिफ्ट होता है। कैसल के अंदर किसी छत पर यामातो ने एक ऐसी बात कह दी जिसे सुनकर कोई भी हैरान रह जाए। उसने कहा कि वो कोजुकी ओडेन बनना चाहता है, लेकिन जब उसने ये बात काइडो को बताई थी तो उसे एक थप्पड़ मारकर वहां से उड़ा दिया गया था। लूफी भी काफी कंफ्यूज था तो उसने और सवाल पूछे। यामातो ने बताया कि 20 साल पहले उसने अपनी आंखों से ओडेन का एग्जीक्यूशन देखा था, यानी वो लेजेंडरी आवर। यामातो को बहुत बुरा लगा और वो सेटिस्फाई नहीं था क्योंकि एक महान समुराई वहां खत्म हो गया। बाद में यामातो को कुरी में एक चीज मिली, वो थी ओडेन की लॉग बुक। इसमें ओडेन के सारे एडवेंचर्स और एक्सपीरियंस लिखे थे, जिस वजह से यामातो उस गॉड लाइक आदमी को और बेहतर समझ पाया। डायरी पढ़कर यामातो ने महसूस किया कि ये दुनिया कितनी बड़ी है। बस अफसोस की बात ये थी कि वो महान आदमी चला गया, लेकिन उसकी विल को किसी न किसी को तो आगे ले जाना था। यामातो को लगा कि ओडेन की विल इनहेरिट करने वाला इंसान वही है, इसलिए यामातो ने फैसला किया कि वो वानो कंट्री के बॉर्डर्स ओपन करेगा। ये बोलते हुए यामातो ने अपना मास्क हटाया और अपने कपड़े थोड़े लूज किए। लूफी पूरी तरह शॉक में था। अरे यार, तुम तो एक लड़की हो, फिर बेटा कैसे हुए? यामातो ने कहा, कोजुकी ओडेन एक मर्द था, है ना, इसलिए मैं भी मर्द बन गई। वाह भाई, तुम वानो को ये सब करने का बड़ा शौक है लगता है। और यामातो ने ये भी कहा कि अभी की लड़ाई ने उसे एस की याद दिला दी। लूफी अब थोड़ा सुन्न सा रह गया। यामातो ने आगे बताया कि एक बार एस यहाँ काइडो को मारने आया था, तब यामातो और एस की आपस में लड़ाई हुई थी, लेकिन फाइट के बाद वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए। सिर्फ दोस्ती ही नहीं हुई, बल्कि एस अक्सर लूफी की बातें करता था। जब एस वहाँ से जा रहा था तो यामातो भी उसके साथ जाना चाहता था, लेकिन यामातो ने अपने हाथों में लगी हथकड़ियां देखी और बात वहीं रोक दी। दूसरी तरफ ओनिगाशिमा के पिछले दरवाजे पर लॉ घूमा और वहाँ से निकल गया। उसने कहा उसका अपना अलग मकसद है, पता नहीं भाई क्या करना चाहता है। तो बैकडोर वाली ये टीम भी दो हिस्सों में बट गई और लॉ के जाते ही लड़ाई शुरू हो गई। कुछ बिना सर वाले नाइट्स दौड़ते हुए आए। कावामात्सु ने जब उन्हें काटा तो रियलाइज किया कि ये लोग थोड़े अजीब हैं। तभी पीछे का दरवाजा खुला और जैसा सोचा था वहाँ इंतजार कर रहा था कुरोजुमी कांजुरो। अकाजाया 9 एकदम शॉक में थे। उन्होंने सबसे पहले मोमोनोस्के के बारे में पूछा। कांजुरो जोर से हंसा और बोला, हाँ वो लड़का, उसका हाल अभी कुछ ठीक नहीं लग रहा। असल में हुआ ये था कि मोमोनोस्के ने चुपके से एक चाकू उठा लिया था, रस्सी काटी और भागने लगा। लेकिन सोचो जरा, मोमोनोस्के भला कांजुरो से तेज कैसे भाग सकता था? फिर भी मोमोनोस्के ने पलटकर कांजुरो के हाथ पर एक कट लगा दिया। इस बात पर कांजुरो